लास्ट कुछ वीडियोस में हमने अपने चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक विच इज न्यूट्रिशन डिस्कस किया। न्यूट्रिशन में हमने देखा कि जैसे ही हम कोई खाना अपनी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। खाने के साथ बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं विच आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर डाइजेशन कन्वर्ट होते हैं स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल विच इज ग्लूकोज। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में एंड फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके। लेकिन क्या ये तीनों कंपोनेंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? नहीं, सिर्फ ग्लूकोज ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अमाइनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे जब मुझे लग जाती है मान लो तो मेरी स्किन यहाँ से रप्चर हो जाती है, थोड़े टाइम के बाद में एक नई स्किन बन जाती है। तो ये जो न्यू स्किन फॉर्मेशन है या ग्रोथ ऑफ द बॉडी है ये कंट्रोल करता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी और प्रोटीन्स के स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी बिल्डअप करता है। फैट्स हमारी बॉडी को मॉइस्ट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम होता है सिर्फ एक कंपोनेंट का विच इज ग्लूकोज। लेकिन क्या सिर्फ ग्लूकोज सफिशिएंट है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? हम खाना तो बहुत सारा खा लें तो क्या सिर्फ उस खाने से हमें एनर्जी मिल जाती है? तो आंसर इज नो। ओनली ग्लूकोज इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एनर्जी प्रोडक्शन हमारी बॉडीज में कैसे होता है अंडर द टॉपिक रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि व्हाट इज रेस्पिरेशन तो दे ऑलवेज सेज, मतलब मैंने सांस अंदर ली और सांस बाहर कर दी, दैट इज रेस्पिरेशन। बट इज इट ट्रू? नो। We all know that this process of taking in oxygen and releasing carbon dioxide, सांस लेना और सांस छोड़ना, is known as breathing, not respiration. Respiration is much complex process. You can say that breathing is a part of respiration. Respiration is a complex process which takes place in so many steps. So breathing can be the first step of respiration, but it is not complete respiration. तो रेस्पिरेशन होता क्या है? जैसे ही हमारी बॉडी ने खाने को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, मतलब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक हो गए, तो हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है एंड देन एसिमिलेशन होता है। मतलब ब्लड ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है और उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देती है। हमारी बॉडी के हर सेल के पास ग्लूकोज पहुंच जाता है। इसका मतलब कि ग्लूकोज इज C6H12O6. This compound is known as glucose. It is present in each and every cell of the body and it is transported with the help of our blood. Then what happens? मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग होती है और ब्रीदिंग से हमें क्या मिलता है बॉडी को? ऑक्सीजन। तो दैट ऑक्सीजन इज ऑल्सो एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे सेल्स के पास 2 कंपोनेंट्स पहुंच गए, एक है ग्लूकोज और दूसरा है ऑक्सीजन। यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, आप ये जो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इज गेटिंग कंबाइंड विद ग्लूकोज। जब भी ऑक्सीजन किसी से रिएक्ट करती है तो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। So, addition of oxygen to glucose molecule is known as oxidation of glucose. Then what is formed after this oxidation? जैसे ही reaction complete हुई तो हमको 3 components मिलते हैं। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, water and a lot of energy. जैसे ही हमारे सेल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीडेशन हुआ, 3 कंपोनेंट्स बने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जैसे ही सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो गया, ब्लड कैपिलरीज उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करती है और पूरी बॉडी से बाहर निकाल देती है थ्रू लंग्स। तो हम कहते हैं ना कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी
नोस्ट्रल्स में यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगे हैं जो इतनी सारी एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल कर ले, तो ऐसा नहीं होता। जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपके एनवायरमेंट में जितनी एयर है वो सारी की सारी एयर एब्जॉर्ब होती है। आप उसको ब्रीद इन करते हो वो आपके लंग्स में जाती है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाइज प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, उसको ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचाती है। ब्लड कैपिलरीज जो सारे सेल्स हैं वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं सेल से, वो लंग्स के पास लेके आते हैं। लंग्स अगेन उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ब्रीद आउट करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। पूरी एयर इनहेल होती है, पूरी एयर एक्सहेल भी होती है, बट प्रपोर्शन की अगर आप बात करो तो इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन का प्रपोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है और एक्सहेल एयर में CO2 का प्रपोर्शन ज्यादा होता है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट तो हम ऑलमोस्ट सारी एयर ही करते हैं। So now we can conclude that the process of oxidation of food to produce carbon dioxide, water and energy, this process is called as respiration. Respiration is a cellular process because it takes place in the cells of the living organism. ये हमारी बॉडी में नहीं होती है, हमारे सेल्स में होती है। और सेल्स में भी आपको पता है कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने सेल चैप्टर पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, उसमें हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और पावर हाउस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। एनर्जी प्रोडक्शन इसी रिएक्शन से होता है। तो ये रिएक्शन कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होती है? बिकॉज द एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन आर नोन एज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड दोज एंजाइम्स आर प्रेजेंट ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रीदिंग आपकी बॉडी में होती है, ठीक है, इट इज अ सिंपल प्रोसेस, बट रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अच्छा, एक और चीज अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो आप कुछ इसमें ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? कि अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करूं, उल्टा मतलब मैं अगर रॉ मटेरियल CO2, वाटर और एनर्जी कैन बी सोलर एनर्जी और एनी अदर एनर्जी, इसको अगर मैं इस तरीके से देखूं तो मुझे ये रिएक्शन थोड़ी जानी पहचानी सी नहीं लग रही कि ये रिएक्शन मैंने पहले भी कहीं देखी है। सो जब हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी, प्लांट्स जब फूड प्रिपेयर करते हैं तब यही प्रोसेस होती है बट उल्टे डायरेक्शन में। मतलब कि CO2 और वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इज ऑल्सो एनर्जी, है ना, सनलाइट भी एनर्जी का ही फॉर्म है एक। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यही प्रोसेस होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और आपको फूड मिलता है विच इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन लिबरेट आउट होती है। तो आप कह सकते हो कि रेस्पिरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो एनिमल्स सिर्फ रेस्पायर करते हैं, बट प्लांट्स रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों परफॉर्म करते हैं और उनकी बॉडी में ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में होती रहती है। अगर इस डायरेक्शन में है तो आप उसे रेस्पिरेशन कहोगे, इस डायरेक्शन में है तो आप उसे फोटोसिंथेसिस कहोगे, बट दोनों प्रोसेस प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। सो अब अगर हम बात करें कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बनी कैसे है, किस फॉर्म में एनर्जी बन रही है, तो इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर एक कंपाउंड होता है विच इज कॉल्ड एज ADP। ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये लो एनर्जी रिच कंपाउंड है, इसके अंदर एनर्जी काफी कम होती है। हमारे सेल्स में कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट एंड डिफरेंट फॉस्फेट्स। ये फॉस्फेट्स जब आयनिक फॉर्म में होते हैं तो आप इनको PI के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। P stands for phosphate and I stands for inorganic because it is inorganic phosphate। अब जैसे ही एनर्जी यहाँ पे बनी रेस्पिरेशन से, तो एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना। जैसे सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है आपको, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको आप एज सच किसी बॉक्स में स्टोर करके नहीं रख सकते। स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है केमिकल कंपाउंड्स के बॉन्ड्स में। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे ही जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो या तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो कंपाउंड बने, या फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है जब वो कंपाउंड ब्रेक होता है।
मतलब कंपाउंड में जो बॉन्ड्स हैं, जो आपस में जुड़े हैं, उन बॉन्ड्स में ही एनर्जी होती है। तो ये जो एनर्जी है ये डायरेक्ट हमारे सेल्स कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो हमारे सेल्स में जो एडीपी है वो इस एनर्जी को यूटिलाइज करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन होता है और एक कंपाउंड बनाता है जिस कॉल्ड एज एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन। टी स्टैंड्स फॉर ट्राई, यहाँ पे डी था डाइफॉस्फेट है, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। ट्राइफॉस्फेट क्यों? क्योंकि एडेनोसिन के साथ यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है। डाइफॉस्फेट है ना, मतलब 2 फॉस्फेट अटैच थे, लेकिन यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप और अटैच हो गया। दैट्स व्हाई जो आपका कंपाउंड बना वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो गए। सो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जब एक फॉस्फेट इस पे आके अटैच होगा और एडीपी और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड स्टोर्स दी एनर्जी। इसी बॉन्ड के अंदर एनर्जी जितनी भी प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन में वो स्टोर रहती है। अब जैसे हमारी बॉडी ने बहुत सारा काम किया, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, एटीपी अलग बन जाएगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा और बॉन्ड के ब्रेकेज से भी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी जितनी की इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जरूरत में थी। वो एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी सारा वर्क परफॉर्म करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को एनर्जी का स्टोरेज कैसे होता है और जब एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है तब एनर्जी रिलीज कैसे होती है ये आपको समझ आ गया होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रेस्पिरेशन इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन सो मेनी स्टेप्स। सो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हमें पता है कि ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड C6H12O6, इसमें कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। ये हमारा रेस्पिरेशन का पहला सबस्ट्रेट होता है, मतलब ये पहला एक ऐसा कंपाउंड है जिससे रेस्पिरेशन की प्रोसेस आगे स्टार्ट होगी। अब रेस्पिरेशन में डायरेक्टली ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होता, बहुत सारी स्टेप्स में हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप 11th या 12th में अगर आप बायोलॉजी ऑप्ट करते हो तो हम ग्लाइकोलाइसिस ऑफ क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं। अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो बस आप नाम याद रखो, इसकी स्टेप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से बहुत सारी स्टेप्स होती है, बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। लास्ट जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें आप देख रहे हो 1, 2 and 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड जो बना है तो उसके पास 3 कार्बन हैं, तो बाकी के जो बचे 3 कार्बन है वो कहाँ चले गए? हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि जितना आपका रिएक्टेंट का मास होता है आपके प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होना चाहिए। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जो 3 कार्बन है वो कहाँ गए? तो क्या होता है कि एक ग्लूकोज एक पायरुविक एसिड नहीं बनाता, वो 2 पायरुविक एसिड बनाता है। स्टेप्स जब कंप्लीट होती है तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो जब आप देखोगे कि एक में 3 है, दूसरे में भी 3 हो जाएंगे, तो टोटल आपको 6 कार्बन मिल गए। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। अब ये पायरुविक एसिड का फेट डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। तो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुविक एसिड आपका बना लेगा CO2 एंड H2O। ठीक है, ये आपको पूरा डिकम्पोज होने के बाद आपको ये मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे और आपको 6 CO2 मिलता है, लेकिन 6 कार्बन है यहाँ पे तो आपको 6 CO2 मिल जाता है। लेकिन मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा? क्योंकि खाना तो उसने खाया है, ग्लूकोज तो उसके पास है, ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होगा, लेकिन पायरुविक एसिड का बाद में क्या होगा अगर ऑक्सीजन नहीं मिली? तो तब ये दूसरे कंपाउंड्स बनाता है जैसे कि लैक्टिक एसिड, इथेनॉल और डिफरेंट कंपाउंड्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन वेयर दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है ये एंड प्रोडक्ट जो हमने रेस्पिरेशन के पढ़े वो कैसे होते हैं। अब हमने देखा कि रेस्पिरेशन 2 तरीके से हो सकती है,
या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तब या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तब। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पे बेस्ड हमारा रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब एयर, एरोबर जो आया वो एयर से आया। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, वी ऑल नो दैट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन अगर मिली तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट करते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। वो ऑर्गेनिजम्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिस्पायर करते हैं। फूड का ऑक्सीडेशन तो उन्हें करना होता है ताकि उनको एनर्जी मिल सके। हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर उनके पास ऑक्सीजन नहीं है या उनके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या वो मर जाए? नहीं। उनको हर एक एनिमल क्या चाहता है, अपने आप को फाइट करता है सर्वाइव करने के लिए। हमने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ा है ना, अडाप्ट करता है। तो यही अडेप्टेशन रिजल्ट होता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड यहाँ पे अटैच हो गया प्रीफिक्स विच मीन्स दैट इन दी एब्सेंस, है ना। अपन जब भी कोई ऑपोजिट्स लिखते हैं तो अपन एंड लगा देते हैं किसी भी वर्ड के आगे, तो जनरली ऑपोजिट्स बन जाते हैं। तो एरोबिक का ऑपोजिट है एनएरोबिक, मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आप रिएक्शन देखो तो आपने देखा कि पहले तो C6H12O6 ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसीजर से CH3 C++O COH 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है आपको पता है कितनी होती है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 ATPs बना लेता है। मैंने बताया था एनर्जी ATPs के फॉर्म में स्टोर होती है। तो सिर्फ एक ATP नहीं बनता, एक ग्लूकोज से 36 ATPs का फॉर्मेशन हो सकता है विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमें ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है। अब वहीं अगर आप एनारोबिक की बात करो तो ग्लूकोज तो रहेगा, है ना। ग्लूकोज के एब्सेंस में तो एनर्जी बन ही नहीं सकती, दिस इज द मेन कंपोनेंट। अब ऑक्सीजन नहीं है ना, या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो पायरुविक एसिड तो बनेगा, क्योंकि पायरुविक एसिड बनने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन करेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि ईस्ट में होता है, और ये बनाएगा C2H5OH विच इज इथेनॉल। इथेनॉल के साथ में ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन ये जो एनर्जी होती है ना, ये होती है 2 ATP, मतलब सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट होते हैं। मतलब एनर्जी का जो प्रोपोर्शन है या वैल्यू है वो कितनी कम हो गई। 36 बन रहे थे एक ग्लूकोज से, यहाँ एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 ATPs बन रहे हैं, मतलब एनर्जी कम हो गई एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ईस्ट फर्मेंटेशन करता है तो उसमें इथेनॉल होता है। लेकिन हमारी बॉडी में कई बार क्या होता है, कुछ मसल्स हैं, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वैसे तो ऑक्सीजन हमारे मसल्स को मिलती है और एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज कर ली है तो क्या होगा, जितना ऑक्सीजन हमने ब्रीथ किया था वो सारा का सारा एनर्जी प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। अब अगर हम और ज्यादा कर रहे हैं मेहनत तो क्या होगा, हमें और एनर्जी चाहिए। अब उसके लिए ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड पे चली जाती है विच इज एनारोबिक। तो हमारे मसल्स कई बार एनारोबिकली भी रिस्पायर करते हैं। वहां पर वो इथेनॉल नहीं प्रोड्यूस करते, वो पायरुविक एसिड से एक डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपने सुना होगा। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हमारे मसल्स में होता है व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। जनरली प्रेजेंट होती है, जब ना हो तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उसमें भी 2 ATP एनर्जी ही रिलीज होती है, एनर्जी का अमाउंट कम हो जाता है। बट कुछ नहीं, 0 ATP हो तो उससे तो कुछ बढ़ी, इसलिए हमारे मसल्स एनारोबिकली रिस्पायर कर लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि मसल क्रैम्प्स हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लो तो मसल क्रैम्प हो जाता है। मसल क्रैम्प का मतलब क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ, आपने एनारोबिकली रिस्पायर करना स्टार्ट किया, आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया। CO2 जब तक बन रही थी तो ब्लड क्या करता है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और लंग्स से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर लैक्टिक एसिड बन गया तो ब्लड लैक्टिक एसिड को तो नहीं
अब्सॉर्ब कर पाएगा, तो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और अगर वो एक्यूमुलेट होता है तो स्टिफनेस आ जाती है हमारे मसल्स में, विच इज कॉल्ड एज क्रैम्प्स। लेकिन ये क्रैम्प्स टेम्पररी होते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में पैर डाल के बैठ जाओ तो क्या होगा, गर्म पानी से आपकी जो बॉडी है उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी रीच आपके सेल्स तक ज्यादा हो जाएगी, आपके मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, वो अगेन एरोबिकली रिस्पायर करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो लैक्टिक एसिड है ये अगेन CO2 H2 और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड आपके मसल से गायब हो जाएगा, आपके क्रैम्प्स खत्म हो जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स के मसल्स में ही क्रैम्प्स आते हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो नहीं, जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं, जैसे आप लायन, टाइगर, चीता की बात करो, तो मैंने शिकार करना होता है तो शिकार के पीछे लोग बहुत तेज भागते हैं, तो वैसे तो एरोबिकली रेस्पिरेशन हो जाता है, इनको ऑक्सीजन मिलती रहती है, बट मान लो कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रन कर लिए और ऑक्सीजन सारी खत्म हो गई, तो इनमें भी एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है, और एनिमल्स को भी मसल क्रैम्प्स होते हैं। थोड़ी देर के बाद में इनका भी, जैसे अगर रेस्ट कर लें तो थोड़ी देर बाद इनके भी मसल में से लैक्टिक एसिड एलिमिनेट आउट हो जाता है, CO2 और H2 का प्रोडक्शन हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक, किस प्रोसीजर से होता है, क्या क्या स्टेप्स होती है और इनका क्या सिग्निफिकेंस है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। We all know that plants have a branch structure. बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में से भी लीव्स और फ्रूट्स निकलते हैं, तो इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। और प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता जो गैसेस को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर कर सके, इसलिए प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है इंडिविजुअली। मतलब कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो अलग से रेस्पिरेशन करेंगी, प्लांट्स की स्टेम्स अलग से करती हैं, इनकी लीव्स अलग से करती हैं। इसका मतलब प्लांट्स का हर एक पार्ट, रूट्स हो, लीव्स हो या स्टेम्स हो, हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। इसलिए प्लांट्स में कोई हाईली इवॉल्व्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स का हर एक सेल सिंपल मेथड अप्लाई करता है, विच इज नोन एज डिफ्यूजन। हमें पता है डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट है, उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ लोअर है, तो वो यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करता है, तब तक मूव करता है जब तक वो इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो प्लांट्स का हर एक सेल डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही ब्रीथ करता है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की रूट्स की। हमें पता है कि रूट्स जो है वो लैंड के अंदर होती है, ग्राउंड के अंदर होती है, तो उनको एयर कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो अब्सॉर्ब करती है जो सॉइल में ऑक्सीजन एक्यूमुलेट है वहां से। रूट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और रूट्स के ऊपर छोटे छोटे से रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया आपको पता है, जैसे अगर इतना सा पार्ट अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आया है और अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो दोनों में इतना ही लेंथ जो है वो इतनी है, लेकिन अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे तो इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया में बहुत डिफरेंस आएगा। तो क्योंकि इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ सेल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली इंक्रीज्ड, तो वो ऑक्सीजन क्या होगी? इन सेल्स के कांटेक्ट में आएगी और डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज मच मोर देन दैट ऑफ दी सेल्स। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो एयर से जो भी ऑक्सीजन है वो बाय डिफ्यूजन हमारे प्लांट्स के सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन हमारी रूट्स के सेल्स के अंदर पहुंच जाती है। ऑक्सीजन पहुंच गई तो रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर हो जाएगा, वो तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब अगर बात करें कि रूट्स जो होती है वो सॉइल के अंदर होती है। अब सॉइल के अंदर आपने जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया, थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर तो रूट्स अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन अगर सॉइल के अंदर पानी बहुत ज्यादा है तो सॉइल की जितनी भी एयर है वो चली जाएगी और उसकी जगह वाटर आ जाएगा। अब वाटर से ऑक्सीजन लेना या डिफ्यूज आउट करना ये रूट्स के
बस की बात नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकती। तो अब क्योंकि उनको एयर यहाँ से नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा पानी आ चुका है, मतलब जो सॉइल है वाटर लॉक्ड हो गई है, पूरे से पानी भर गया है, एयर है ही नहीं। तो जब एयर नहीं है तो एयर का डिफ्यूजन नहीं होगा, रूट्स रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी। भले ही आपके ऊपर जो प्लांट है उसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन रूट्स के पास ऑक्सीजन नहीं होगी और रूट्स धीरे से डेड हो जाएंगी। और अगर रूट्स डेड हो जाएंगी तो आपका पूरा का पूरा प्लांट भी डेड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स आर डिपेंडेंट अपॉन रूट्स। रूट्स ही आप काट दोगे तो प्लांट भी जीवित नहीं रह सकता, लिविंग नहीं रह सकता। तो क्या होगा, हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई प्लांट करते हो तो आपको उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर देना है, ना ज्यादा ना कम। आप सोचोगे हम ज्यादा भी दे देंगे तो क्या है, वो एब्जॉर्ब तो कर लेगा सारा का सारा पानी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जरूरत से ज्यादा पानी को प्लांट्स खुद भी नहीं लेते। तो अगर आपने उनको ज्यादा पानी दे दिया, वाटर लॉगिंग हो गई, तो रूट्स डाई हो सकती हैं। सो इन दिस वे रेस्पिरेशन इन द रूट्स टेक्स प्लेस। मतलब जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, तो सिंपली जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो रूट्स में बाय डिफ्यूजन होती है। फिर वो जो ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, फिर रेस्पिरेशन होगा और उसकी जो रिएक्शन है वो जो हमने पहले पढ़ी है, सेम एज इट इज प्लांट्स में भी होती है। अब अगर आप स्टेम्स की बात करो, स्टेम्स में कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स जनरली जो वुडी प्लांट्स होते हैं ना, उनमें होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्टोमाटा नहीं होता। अगर आप हर्ब्स की बात करो, छोटे छोटे प्लांट्स की बात करो, तो उनकी स्टेम ग्रीन होती है, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड दे हैव स्टोमाटा व्हिच हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। गैसेस एक्सचेंज स्टोमाटा से स्टेम्स में हो जाता है, बट उन प्लांट्स में जिनकी स्टेम बहुत पतली हो और उनमें ग्रीन कलर्ड अगर स्टेम होती है तो। बट जो वुडी प्लांट्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनकी स्टेम ब्राउन होती है, तो उनमें तो स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं है। वहां पे रेस्पिरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज लेंटिकल्स। अब बड़े प्लांट्स देखोगे ना तो आपको उसमें से कट्स नजर आते हैं, दोस कट्स आर नोन एज लेंटिकल्स। लेंटिकल्स, ये जो लेंटिकल्स हैं यही रेस्पिरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। सेम जो प्रोसेस है कि ऑक्सीजन एयर में ज्यादा है, डिफ्यूज हो जाएगी, अंदर जाएगी, स्टेम्स एब्जॉर्ब करेंगी, स्टेम्स के सेल में जाएगा और रेस्पिरेशन कैरी आउट होगा। आपको सिर्फ इस ऑर्गन के नाम याद रखना है कि दे हैव लेंटिकल्स प्रेजेंट इन देम व्हिच हेल्प्स इन द इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। थर्ड ऑर्गन, अगर हम लीव्स की बात करें तो वी ऑल नो दैट लीव्स हैव स्टोमाटा इन देम। तो लीव्स के अंदर स्टोमाटा है। स्टोमाटा अपने गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स जो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमाटा ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर वाटर अंदर जाएगा, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे। वाटर रिमूवल होगा, गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, स्टोमाटा ओपन हो जाता है। तो यही जो स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, यही कंट्रोल करती है गैसेस एक्सचेंज। अगर वो ओपन होगा तो गैस सीधे डिफ्यूज इन हो जाएगी, डिफ्यूज आउट हो जाएगी। जैसे CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर जाता है ना, वैसे ही एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए अंदर जाती है और CO2 बाहर चली जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है और CO2 भी अंदर जा रही है, ऑक्सीजन भी बाहर आ रही है, मतलब दोनों गैसेस का यूज प्लांट्स को करना है। ये बात सही है, लेकिन वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन थ्रू आउट द डे होता है। बिना रेस्पिरेशन की एनर्जी नहीं बनेगी, तो रेस्पिरेशन तो पूरा दिन ही चलता है, दिन में भी और रात में भी। अगर हम एक एवरेज की बात करें कि दिन और रात के टाइम पे कितनी ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दिन के टाइम पे दोनों प्रोसेसेस हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूटिलाइज होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और CO2 का प्रोडक्शन होता है। रेस्पिरेशन में जो CO2 बनी है, ये CO2 प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं, मतलब ये CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए चली जाती है। लेकिन सिर्फ इतने से CO2 से काम नहीं चलता, क्योंकि इनको ग्लूकोज बहुत सारा बनाना होता है, तो ये थोड़ी सी CO2 बाहर से भी लेते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि CO2 जो है वो प्लांट के अंदर जा रही है डे टाइम में। जो रेस्पिरेशन से CO2 बनी है वो तो यूटिलाइज हो रही है, साथ में एनवायरमेंट से भी थोड़ी सी CO2 अंदर जा रही है। ये CO2 अंदर गई, फोटोसिंथेसिस
ऑक्सीजन बन गया। दिस ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, है ना, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए सफिशिएंट होती है और ये बहुत ज्यादा होती है, आपको पता है 6O2 बनता है, तो इतना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन थोड़ी एक्सेस में होती है और डे टाइम पे ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर चली जाती है। तो इन ऑल आप देख सकते हो कि इन द डे टाइम CO2 इज एंटरिंग इनसाइड द लीफ एंड ऑक्सीजन इज एग्जिटिंग। आप देख रहे हो दोनों प्रोसेसेस हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, बट ऑल इन ऑल अगर आप इसको देखो तो CO2 अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। CO2 is diffusing in and oxygen is diffusing out। तो आप कह सकते हो कि दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे प्रिवेलेंट है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। रात के टाइम पे अगर आप बात करो, हम नाइट टाइम देखते हैं, तो नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा, मतलब दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल एट द नाइट टाइम। नाइट में सिर्फ यही हो रहा है ना, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये ऑक्सीजन कहां से आएगी, ये ऑक्सीजन आएगी एनवायरमेंट से। तो रात के टाइम पे ऑक्सीजन विल गो इनसाइड द लीफ और रेस्पिरेशन से जो CO2 बनी है, इस CO2 की जरूरत है क्या प्लांट को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रहा, तो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी, तो CO2 प्लांट से बाहर आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि दिन के टाइम पे CO2 अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है, लेकिन रात के टाइम पे ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर आएगी। This is the whole procedure which takes place in plants during day and during night. I hope आप लोगों को respiration in plants in different organs of the plants and how this mechanism coordinates with the photosynthesis ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि respiration की process different animals में कैसे होती है। We all know that thousands and millions of species of animals are present on the earth और हर एक एनिमल अपने अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन करता है, लेकिन अगर हम इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो हम रेस्पिरेशन को टोटल 4 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ एनिमल। जैसे अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक ही तरीके से रेस्पिरेशन करेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अमीबा के जैसे ही बाकी की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन में हमें पूरी प्रोसेस नहीं पढ़नी कि सेल्युलर रेस्पिरेशन कैसे होगा, हमें अभी सिर्फ इतना देखना है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है, अंदर कैसे जाएगा ऑक्सीजन और बाहर कैसे आएगा, मतलब जो हमारी ब्रीदिंग वाली प्रोसेस है वो हमें सारे ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे। बाकी की प्रोसेस की ग्लूकोज और ऑक्सीजन अंदर जाएगा सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, फिर वहां पे पूरी रेस्पिरेशन होगी, वो प्रोसेस हर एक और एनिमल में सेम है, तो वो हमें इंडिविजुअली नहीं पढ़नी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री और एग्जिट एक एनिमल में कैसे होगी। पहले हम देखते हैं अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कुछ इस तरीके का होता है, तो न्यूट्रिशन में भी देख चुके हैं। इसमें हमें पता है कि एक सिंगल सेल है ना, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म तो है नहीं जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफरिंग की जरूरत पड़े ऑक्सीजन और CO2 की। आपको पता है एनवायरमेंट में यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत सारी है और अभी इसके पास अंदर कम होगी, तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है जैसे कि प्लांट्स में होती है। On the basis of concentration gradient, oxygen diffuses in through this membrane. ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अब सेल एक ही है, बहुत ज्यादा तो माइन्यूट सा सेल होता है, तो ऐसे तो है नहीं कि उसको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है। जैसे ही अंदर गया उसको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा और रेस्पिरेशन करने के बाद जो CO2 प्रोड्यूस हुई है अब वो CO2 सेल के अंदर जाएगी। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन CO2 का इन दी कंपैरिजन विद दी एनवायरमेंट ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है CO2 का, तो CO2 जो होगी वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और CO2 बाहर आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। This simple process of diffusion takes place in all the unicellular organisms including amoeba, paramecium, euglena, bacteria. They all perform respiration in the same way. अब अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म जैसे दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं उनमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेम होती है, इसलिए हम सिर्फ अर्थवॉर्म के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अर्थवॉर्म की जो स्किन है दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन,
अमीबा के केस में अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखें तो क्या है इसकी मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन ही एक्सचेंज करने में हेल्प कर रही है, तो मेम्ब्रेन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अर्थवॉर्म के केस में अर्थवॉर्म की जो स्किन है वो काफी मॉइस्ट होती है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, क्योंकि आपने ऐसा देखा होगा ऐसी स्किन होती है प्लेन होने की बजाय, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। प्लस इसकी स्किन में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो जितनी ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होंगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ऑर्गन्स तक डिलीवर कर सकती हैं। ड्यू टू दीज रीजंस दिस स्किन एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द केस ऑफ अर्थवॉर्म एंड अदर सच ऑर्गेनिजम्स। अब ऑक्सीजन वही होगा सिंपल सा जो डिफ्यूजन की प्रोसेस यहाँ हो रही थी कि डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा और जो CO2 है वो बाहर चला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। जितने भी एनिमल्स अर्थवॉर्म जैसे होते हैं वो सब इसी तरीके से रेस्पायर करते हैं। अब अगर हम फिशेस की बात करें तो वी ऑल नो दैट फिशेस जो होती है उनके पास एक ऑर्गन होता है विच इज कॉल्ड एज गिल्स, है ना। इसके हेड के दोनों साइड में, ये तो सिर्फ एक साइड दिख रहा है आपको, इस साइड में गिल्स होते हैं, बट आपको अपनी नेकेड आई से डायरेक्टली उसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इनके गिल्स एक कवर से कवर्ड रहते हैं विच इज कॉल्ड एज गिल कवर, ड्यू टू व्हिच यू कैन नॉट सी द गिल्स बाय योर नेकेड आईज डायरेक्टली। अगर आप मछली को ऐसे तैरते हुए देख रहे हो तो आप सोचोगे गिल्स कहाँ है, आपने तो बोला था कि दोनों साइड में होता है हेड के, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा, तो वो इसलिए नहीं दिखते बिकॉज दे आर कवर्ड। अब गिल्स जो होते हैं कैसे रेस्पायर करने में हेल्प करेंगे, तो आपको पता है कि फिशेज आर एक्वेटिक एनिमल्स और दूसरे जितने भी एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं दे ऑल हैव गिल्स इन देम। गिल्स कैसे वर्क करेंगे? आपने देखा होगा मछली का मुंह हमेशा खुला रहता है, ठीक है, बंद नहीं करती वो। खुला क्यों रहेगा? क्योंकि जो भी पानी है वो पानी अपने मुंह में लेगी, क्योंकि उसे एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो अपने मुंह से जितनी भी ऑक्सीजन है वाटर में एब्जॉर्ब, वो पूरा का पूरा वाटर अपने अंदर लेगी। वाटर जाएगा गिल्स में, गिल्स एक्ट एज प्यूरिफाइंग एजेंट्स। गिल्स जितना भी वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो बाकी का बचा हुआ वाटर है उसे एलिमिनेट आउट कर देंगे। तो वाटर से ऑक्सीजन अंदर आया, गिल्स के पास भी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होंगी, वो ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगी, पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचा देंगी, सेल्स में जाएगा, सेल्स में रेस्पिरेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा? जितनी भी ब्लड कैपिलरीज ऑर्गन्स के पास CO2 बना है वो CO2 एब्जॉर्ब करेंगी, गिल्स तक लाएंगी, गिल्स से वो जो CO2 है वाटर के पास जाएगी, वाटर में मिक्स हो जाएगी और वाटर के थ्रू बाहर हो जाएगी। So in this way this gills acts as respiratory organ in fishes. आपने देखा होगा कि अगर आप फिश को पानी से बाहर निकालते हो तो वो बेचारी थोड़ी सी तड़पती है और कई बार अगर आप दोबारा से पानी में न डालो तो उसकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है? हमारे एनवायरमेंट में तो कितनी सारी ऑक्सीजन है ना, इतनी सारी ऑक्सीजन होने के बाद भी वो ब्रीथ नहीं कर पाती और उसकी लैक ऑफ एनर्जी और लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण डेथ हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं गिल्स, they are specialized to purify oxygen from water. वाटर से ऑक्सीजन इनटेक करने की कैपेसिटी होती है उनकी, लेकिन वो एनवायरमेंट से नहीं ले सकते बिकॉज दे डोंट हैव लंग्स। तो इसलिए फिशेस जो है वो सिर्फ पानी में ही ब्रीथ कर सकती हैं, उनके ऑर्गन्स ही वैसे बने हैं, वाटर में भी वो नहीं रहेंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। अब अगर हम दूसरे अपने हायर एनिमल्स की बात करें जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने भी टेरेस्ट्रियल हैं हमारे, एलिफेंट, लायन, डियर, बैट, रैट, कैट, रैबिट, है ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है विच इज कॉल्ड एज लंग्स। आपको पता है हमारी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट हैं, यही लंग्स हमारी हेल्प करते हैं ब्रीदिंग करने में। प्यूरिफिकेशन जो ऑक्सीजन और CO2 का हमारी बॉडी में हो रहा है वो कौन करता है? लंग्स। सो वी हैव हाईली डेवलप्ड ऑर्गन्स व्हिच इज कॉल्ड एज लंग्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह कैसे एक्ट करते हैं। सो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं कि हमारे बॉडी में होती कैसे। ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको अपना लंग्स का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। वी ऑल नो दैट देयर आर वन पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड वन इज एट राइट हैंड साइड। ये दोनों एक डायफ्राम पे लाई करते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेस, एक बोन्स का बेस होता है जो कि आपके लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
ये जो लंग्स है आपके वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, मींस ये आपके चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए रिब्स से कवर्ड रहते हैं। रिब्स आर दी बोन्स विच कवर योर लंग्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। अब व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रीथ इन एयर, मैंने ब्रीथ किया, एनवायरमेंट की जितनी भी एयर है उसको मैं अपनी बॉडी के अंदर लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, मेरा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, थोड़ा डाउनवर्ड आता है, और जो रिब्स हैं वो ऐसे बाहर की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, सो दैट मेरे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए। जैसे आपके एक बलून है, मान लो आप बलून को करते हो तो बलून की वॉल आप देखते हो कैसे बढ़ रही होती है, तो ऐसा ही आपका जो लंग्स है वो एनलार्ज होते हैं, स्ट्रेच हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप अपने अंदर ले सको, ज्यादा से ज्यादा एयर आपकी बॉडी के अंदर जा सके। दैट्स व्हाई आपका डायफ्राम नीचे होता है, आपकी रिब्स जो होती है वो एक्सपैंड होती है। Whereas in the case of breathing out, जब आप गैस को अपने बॉडी में से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, उस टाइम पे क्या होता है, आपके जो डायफ्राम है, मैंने ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट करिए, ब्रीथ आउट के टाइम पे क्या होगा, मेरा जो डायफ्राम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर की साइड मूव करेगा, रिब्स जो है वो एक्सपैंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सो दैट इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए। बलून में से अगर आपको एयर बाहर निकालनी होती है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो ना, ताकि कहीं से भी छोटा सा छेद में ना सारी की सारी एयर बाहर आ जाए। सिमिलरली डायफ्राम ऊपर जाता है, रिब्स अंदर आती हैं, सो दैट इस लंग्स का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए। वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो सारी की सारी एयर बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। In this way, the procedure of breathing in and breathing out takes place. एयर अंदर कैसे आती है, by expanding of the lungs, and एयर बाहर कैसे जाएगी, by contraction of the lungs. This phenomenon takes place during breathing. अब ये जो एयर इनटेक की प्रोसीजर है ना, कि एयर अंदर आ रही है, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इनहेलेशन। आप इनहेल कर रहे हो एयर को अपनी बॉडी के अंदर, सो दिस प्रोसेस इज इनहेलेशन। ब्रीदिंग इन इज इनहेलेशन and the process of breathing out, बॉडी में से एयर को बाहर निकालना, this process is called as exhalation, बॉडी से बाहर निकालना, exhale करना, ठीक है, inhalation and exhalation. Keep in mind these two terms while writing the process of breathing. Okay? अब हम बात करेंगे कि how our respiratory system looks like. So first organ which is involved in the respiration is our nostrils. These holes which inhales the air, जो भी एयर एनवायरमेंट में है वो इंटर कहां से करेगी, so this is our first organ. These nostrils are connected with the nose. ये जो नोज है इसी का एक पार्ट है nostrils. फिर इस नोज से एक पाइप अंदर जाती है which is called as pharynx. Pharynx हमारी माउथ कैविटी प्लस नोज कैविटी दोनों का कनेक्टेड पॉइंट है। फेरिंग्स दोनों से जुड़ी हुई है। कई बार होता है ना, खाना खाते हैं तो खाना या पानी पीते हैं तो हमारे नाक में चला जाता है, जो पानी हमने पिया है ठिसका लगता है एकदम से और नाक में से पानी आने लग जाता है, तो वो क्यों होता है, बिकॉज आवर फेरिंग्स इज कनेक्टेड विद आवर माउथ। लेकिन हमारा माउथ और नोज जो है वो दोनों सेपरेट आउट है फ्रॉम अ बोनी पैलेट। आपको यहाँ कैसा बोन जैसा पैलेट दिख रहा है, आप मुंह पे भी ध्यान से देखो तो आपकी जो टंग होती है वो पैलेट पे लाई करती है, ऊपर की तरफ रहती है, वो रेस्ट करती है। तो वो जो बोनी पैलेट आपको दिख रहा है, दैट इज द पार्ट विच सेपरेट्स आउट योर नोज फ्रॉम योर माउथ, ताकि आप खाना खाते खाते टाइम भी ब्रीथ कर सको। अगर वो नहीं होगा तो अगर आप खाना खा रहे हो तो आपकी नाक बंद होगी, और अगर आपकी नाक चालू है, आप सांस ले रहे हो तो खाना नहीं खा पाओगे अगर ये बोनी पैलेट नहीं होता तो। So this bony palate helps you to breathe while eating as well, क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हो आप सांस नहीं लोगे तो फिर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये बोनी पैलेट होता है, नोस्ट्रल्स है, नोज है, फिर माउथ और नोज दोनों फेरिंग्स से कनेक्टेड रहती है। फेरिंग्स बाद में डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। एक पार्ट होता है आपका ईसोफेगस जो जाता है डायरेक्टली आपके स्टमक तक, दूसरा पार्ट होता है जो जाता है आपके ट्रेकिया तक। मतलब यहाँ पे फेरिंग्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और एक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब ये जो फेरिंग्स यहाँ पे डिवाइड हुआ है, ये पहले मिलता है आपको लैरिंक्स से। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों? क्योंकि हमारी जो आवाज निकल रही है ना, वो इसी वॉइस बॉक्स के कारण निकलती है। यहाँ पे होता है वो
आप जब बोलते हो तो आप यू कैन फील यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ये वाइब्रेशंस किसकी वजह से हो रहे हैं? यही लैरिंग्स के कारण, जो हमें वॉइस जनरेशन में हेल्प करती है। अब ये लैरिंग्स, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस ट्यूब को हम कहते हैं ट्रेकिया। ये ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ट्रेकिया इज अ सिंगल ट्यूब विच गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स हैं। ट्रेकिया जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड में जाएगा और एक राइट साइड में जाएगा। तो ट्रेकिया के जो दो पार्टीशंस हैं इनको हम कहते हैं ब्रोंकस। दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस जब लंग्स के अंदर एंटर करते हैं तो लंग्स में ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ट्रीज की कैसी ब्रांचेस होती है ना, ऐसे ही ब्रोंकस की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बन जाती हैं। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस, ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स। अब ये ब्रोंकियोल्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। Alveoli are basically the parts where the actual process of gaseous exchange takes place. इन alveoli पर ही बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आके एक्यूमुलेट होती हैं, जो वहां से ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस alveoli तक पहुंचा देती है। तो ये जो मेन गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस है या प्यूरिफिकेशन हो रहा है, उसका जो जंक्शन है या जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है? alveoli। ह्यूमन बींग्स में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती हैं, जो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं ताकि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अंदर ले सकें। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे उतनी ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। इसलिए कहते हैं हम बहुत सारे योग करते हैं ब्रीदिंग के लिए, ताकि हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ सके। एल्वियोलाई तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर इनएक्टिवेटेड रहते हैं, काम ही नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? क्योंकि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। तो अगर हम ज्यादा ब्रीथ करें, हम ज्यादा ऑक्सीजन लें, तो एल्वियोलाइज एक्टिवेट हो जाएंगी उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एल्वियोलाइज तो प्रेजेंट है, मतलब हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन उस कैपेसिटी को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म एज मच एक्सरसाइज एज यू कैन, सो दैट आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ सके। तो एल्वियोलाइज क्या करती हैं? ये बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं और गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करती हैं। ब्लड कैपिलरीज भी एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है। अभी जो हमारे लंग्स दिख रहे हैं, ये लंग्स डायफ्राम में लाइक करते हैं। दिस डायफ्राम इज द एंड ऑफ द थोरैसिक कैविटी। इसके नीचे से आपका एब्डोमिनल रीजन स्टार्ट हो जाता है। ये आपका थोरैसिक रीजन में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। एल्वियोलाई में भी जो गैसेस एक्सचेंज है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। जब आपके ब्लड कैपिलरीज में CO2 ज्यादा है और आपके लंग्स में CO2 कम है, तो ब्लड कैपिलरी CO2 लंग्स को देंगी, लंग्स जो होगा वो नोस्ट्रल्स से बाहर निकाल देगा। ब्रीदिंग आउट की जो प्रोसीजर थी हमें वैसा पढ़ा था। इसके बाद जो ऑक्सीजन इनटेक हुआ है, लंग्स में अगर ऑक्सीजन ज्यादा है और हमारी ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो ज्यादा से डिफ्यूज आउट होके वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। अब मैं आपको वैसे भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ कि सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल नहीं होती, सारी की सारी गैस इनहेल और एक्सहेल होती है। लेकिन हम ऑक्सीजन और CO2 को इंक्लूड क्यों करते हैं? बिकॉज दीज टू गैसेस आर बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू अकर। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन और सिर्फ CO2 अंदर बाहर होगी। बाकी की गैसेस जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है वो भी अंदर जाती है और बॉडी से वो भी एलिमिनेट आउट होती है। CO2 एलिमिनेट आउट होना जरूरी है बिकॉज CO2 इज अ बाय प्रोडक्ट, इट इज अ वेस्ट। अगर ये हमारी बॉडी में अंदर रहा, बाहर नहीं जा पाया, तो ये हमारी डेथ का कॉज हो सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ CO2 कैन लीड टू डेथ बिकॉज CO2 जो होता है वो वाटर में ऑक्सीजन से उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। CO2 वाटर में जल्दी सोल्यूबल हो सकता है और हमें पता है कि हमारी बॉडी 70% वाटर से ही बनी है। तो अगर हमारी बॉडी में वाटर ज्यादा है, CO2 ज्यादा जाएगी, तो हमारी बॉडी में CO2 हो जाएगी और हमें ऑक्सीजन की जगह नहीं बचेगी। That's why the removal of CO2 is essential during the process of respiration. अब ये जो गैसेस एक्सचेंज आपकी बॉडी में आपके लंग्स से हो रहा है, वो ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर तो कर रही है, लेकिन कैसे? तो आपको पता है कि आपके ब्लड में एक पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन।
बॉडी में ट्रैवल करता है। जब ये लंग्स में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है तो ये कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, विच इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रैवल करेगा? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स तक पहुंचा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर प्रेजेंट थी वो हीमोग्लोबिन को दे देता है। तो हीमोग्लोबिन और CO2 मिलकर कंपाउंड बनाते हैं जिसको कहते हैं हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू फिर से लंग्स के पास में आता है, फिर लंग्स के पास CO2 चला जाता है, वो फिर से हीमोग्लोबिन बन जाता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर सेल्स के पास में जाता है। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है ब्रीदिंग की वो चलती रहती है विद द हेल्प ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन RBC's रेड ब्लड सेल्स। अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो बॉडी के अंदर या हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो तो ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आप डिजीनेस फील करते हो, लो फील करते हो, लॉस ऑफ वेट भी आपका हो सकता है। अब 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हो? ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ इनहेलेशन या एक्सहेलेशन नहीं होता। ब्रीदिंग इज अ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन। तो एक बार मैंने ब्रीथ किया, ब्रीथ आउट किया, दिस ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट कंबाइंडली कॉल्ड एज ब्रीदिंग। अब 1 मिनट में मैं कितनी बार ये प्रोसेस कर सकती हूँ? दिस इज नोन एज ब्रीदिंग रेट। नॉर्मल एक एडल्ट की अगर आप बात करो तो 15 to 18 टाइम्स एक नॉर्मल एडल्ट ब्रीथ कर सकता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ता कब है? जब आप ट्रेमेंडस एक्सरसाइज कर लो या बहुत जल्दीबाजी का कोई काम करो जिससे आपकी ऑक्सीजन जल्दी यूज हो जाए, तो आपको और ऑक्सीजन चाहिए, तब आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। और अगर आपका ब्रीदिंग रेट कम है तो इसका मतलब या तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है क्योंकि आपको ऑक्सीजन को इंटेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इस केस में आप बहुत ही ज्यादा डल फील करते हो। इसके अलावा या तो आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हो, मान लो आप बहुत ही रिलैक्स्ड हो, या फिर आपकी ब्लड में क्लॉटिंग है, तो दीज कैन बी द रीजंस ऑफ लो ब्रीदिंग रेट। बट जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्रीदिंग रेट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है विच इज नॉर्मल। अब अगर हम एक और टर्म की बात करें, आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, CO पॉइजनिंग, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमारे एनवायरमेंट में CO का प्रेजेंस ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हमारी बॉडी में एयर के साथ CO भी अंदर जाएगी। CO और ऑक्सीजन दोनों एयर में प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये बहुत ही फ्रेंडली है, ये सबसे बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। मतलब अगर आपके जैसे 2 फ्रेंड्स हैं तो आपकी एक फ्रेंड से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, अगर वो फ्रेंड आपके पास नहीं है तो आप दूसरे फ्रेंड्स बना लेते हो। लेकिन अगर कोई आपका पुराना वाला फ्रेंड दोबारा आपके पास आ जाए तो आप फिर से उससे बात करने लग जाते हो। सिमिलरली CO जो है ना वो हीमोग्लोबिन का ज्यादा अच्छा फ्रेंड है बजाय ऑक्सीजन के। तो अगर दोनों प्रेजेंट है ना तो हीमोग्लोबिन CO को चूज कर लेता है, तो CO के साथ ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और इसके बाद ये पूरी बॉडी के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी विच इज अ पॉइजन, और इस कंडीशन में बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। सो फॉर दैट रीजन आपको ऐसे एनवायरमेंट में रहना है जहां की ऑक्सीजन ज्यादा हो, CO कम हो, है ना। तो अगर CO के एनवायरमेंट में आप रहते हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो आई होप आप लोगों को रेस्पिरेशन मैंने आज पूरा आपको इकट्ठा समझा दिया। हर बार मैं अलग अलग वीडियोस में बताती हूँ। आज मैंने ट्राई किया कि पूरा का पूरा टॉपिक हम एक साथ कवर अप कर लें ताकि आपको भी इजी हो पढ़ने में। तो आप लोगों को मेरा एफर्ट कैसा लगा आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को समझ में आया या नहीं। किसी भी पॉइंट में भी आपको कोई डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।